इसका फोकस भी ज़रा सही करो, फोकस ठीक नहीं है इसका। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। अब अच्छा, एक तो नेक्स्ट आज हमने जो आगे डिस्कस करना है, एक तो उसमें लूप्स के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो सेम वैसे ही हैं जो कि C++ के अंदर हैं, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप अवेलेबल है फॉर ईच लूप। बाकी 3 लूप्स जो सिंपल फॉर है, वाइल और डू वाइल, वो बिल्कुल 100% सेम वैसे ही हैं, ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। एक नई फॉर ईच लूप है, वो आप एरेस के साथ यूज़ करते हैं, तो एरेस को भी हम देख लेते हैं। बहरहाल बाकी लूप्स का सिंटैक्स मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉर लूप अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आई, और फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5 एंड आई प्लस प्लस। सपोज यहाँ पर हम कंसोल के ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन, फॉर एग्जांपल जी मैं पाकिस्तान प्रिंट कर रहा हूँ जी, यहाँ पर वही 100% सिंटैक्स, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। और एंड पे रोकने के लिए हम उससे कंसोल डॉट ये लाइन जो है वो हम मेथड लगा देते हैं। ठीक है, वही आपको आउटपुट जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। सेम इसी तरह से वाइल और डू वाइल लूप भी सेम ही है, ठीक है, कोई उसके अंदर चेंज नहीं है। तो आप यही काम अगर आप उसके अंदर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आई को फिर से मैं इनिशियलाइज़ करा लेता हूँ, आई इक्वल्स टू 1, वाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 5। सपोज मैं यही लाइन इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और अब इंक्रीमेंट जो है वो आपको पता ही होगा कि अब लूप की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वही आपको आउटपुट मिल जाएगी। नेक्स्ट डू वाइल है, देखो 10 टाइम अब हो गया। तो डू वाइल में आपको पता ही, डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस होता है भाई? अच्छा, इनको क्या कहते हैं, क्या है ऐसी लूप्स को जिसमें कंडीशन पहले आती है, जिसमें कंडीशन बाद में आती है? जी, ऐसी लूप्स को क्या कहते हैं? हाँ, कौन सी लूप? नहीं, आइट्रेशन का मतलब तो रेपिटेशन है, वो तो तमाम लूप से ही काम कर रही होती हैं। जी, ऐसी लूप्स को क्या कहते हैं भाई? जिसमें कंडीशन पहले आती है या जिनमें कंडीशन जो है वो बाद में आती है। प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट लूप्स होती हैं। प्री टेस्ट लूप्स जो हमारी होती हैं उनमें कंडीशन पहले आती है और बॉडी जो है वो बाद में होती है। जो प्री टेस्ट लूप्स होती हैं वो 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन बिगनिंग में ही फॉल्स हो जाए तो वो लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होती। और दूसरी जो लूप्स हैं वो हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप्स हैं। जो पोस्ट टेस्ट लूप्स जो होती हैं उनमें कंडीशन जो है वो बाद में आती है और लूप की बॉडी जो है वो पहले आती है। ऐसी लूप एक दफ़ा लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होती है। जो प्री टेस्ट लूप्स हैं उनमें फॉर और वाइल ये दोनों प्री टेस्ट हैं और डू वाइल लूप जो है वो हमारे पास एक पोस्ट टेस्ट लूप है। ठीक जी, फॉर और वाइल दोनों प्री टेस्ट हैं और डू वाइल जो है वो एक पोस्ट टेस्ट लूप है। अगर हमें लूप का फ्लो चार्ट बनाना, डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा?
हाँ जी, एनीवन डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट बनाओ। यार ये लाइट भी ऑन कर दें, आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है इसके। ऑन कर दें, कोई मसला नहीं, नज़र आता रहेगा। अच्छा है मल्टीमीडिया। फ्लो चार्ट बनाना है जी, बोर्ड मार्क कर दो यार। ठीक है, नज़र आ रहा है यार क्लियर। हाँ जी, फ्लो चार्ट बनाया जी कोई आगे इसका। चलो आप आ जाओ, फ्लो चार्ट बनाओ डू वाइल लूप का। बस मुकम्मल है ये। हाँ तो ट्रू फॉल्स करो। हाँ जी, कोई और सी आर तो सही करो उसको दो। ये वहीं बैठे बैठे बता देते हैं। चल हैं एल्जिफ क्या चलें बैठे। हाँ जी आर कौन है? जी आर का तो पता लग गया, जी आर ने तो चीटिंग कर ली है ना? कर ली ना चीटिंग? नहीं पता चला? अच्छा आए सो सही करें। अगर कंडीशन हाँ एग्जीक्यूट होगा अच्छा और आंसर आ जाएगा। अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? जी सर, ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? 5। ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो है वाइट बोर्ड पे चली जी। जो वाइट बोर्ड पे आप तो एक बार ही होगी। हाँ तो वाइल के साथ एक ही बार होगी क्यों? क्योंकि सर वाइल लूप हम यूज़ कर रहे हैं। जब कंडीशन ट्रू होगी तो तभी ये रन होगी, नहीं तो नहीं। यहाँ पे तो देखो मैंने वाइल के साथ ही बनाया ना। ये इस पर मैंने लैपटॉप पे जो बनाया, ये भी वाइल लूप है, ये 5 दफ़ा चल रही है। ये डू वाइल लूप है, ये भी 5 दफ़ा चल रही है। Yes. तो ये जो वाइट बोर्ड के ऊपर जो है ये क्यों एक दफ़ा चल रहा है? क्योंकि सर इसमें कंडीशन दी ही नहीं हुई। कहाँ नहीं दी हुई? सर इसके अंदर थोड़ा ना कंडीशन लिखी हुई है। ये तो कंडीशन तो है ना। अब तो ये कुछ भी हो सकता है ना, कंडीशन में तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। हाँ नहीं कोई और तो एक ही बार होगी। कौन आना चाह रहा है? आप आना चाह रहे हो? चलो आ जाओ। अच्छा कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट रन होती
कैसे पास हो गई है। सही, ठीक है जी। अब ये फ्लो चार्ट सीधा हुआ है जाके बैठे। तो ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। ये एक जो हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप है उसका फ्लो चार्ट है, पोस्ट टेस्ट का, प्री टेस्ट का ये फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये हमारे पास सिंपल से लूप के स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि जी अगर आपने यहाँ पे एरोज वगैरह को यूज़ करना तो वो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन में बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ, यहाँ से नेम चेंज कर लिया करो जब आप काम करते हैं ना, तो ये यहाँ पर एक आ रहा होता है नाम, तो इसका नाम जो है वो आप इधर से चेंज कर लिया करें। कंसोल एप्लीकेशन 9 आ रहा है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे कर रहा हूँ यूजिंग एरेज। आप कोई भी नाम रख लो, कोई प्रॉपर थोड़ा सा नाम रखो ताकि इससे पता लगे कि जी इस एप्लीकेशन में क्या काम हो रहा है। इसे ओके करें। इसका जूम काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है कोई सेटिंग वगैरह को डिस्टर्ब है इसकी, है ना। चलें बस, हाँ वही ना, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्क्रीन आ रही है इसकी। चले रहने अभी फ़िलहाल। चलें एरेज को हम देखने लगे। एरे आपको पता है कि क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं जी एरे? एरे को डिफाइन करें सर। कलेक्शन ऑफ सेम डाटा आइटम्स। और एरे मेमोरी में किस तरह से अरेंज होते हैं? नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक एरे में ले लूँ 100 साइज़ का और उसका कुछ पोर्शन मेमोरी में एक जगह पर हो और कुछ पोर्शन उसका मेमोरी में किसी और जगह पर हो? क्या ये पॉसिबल है? क्यों भाई, ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों भाई? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर होते हैं जी एरे। कंसेक्टिव या कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस पर एरे होते हैं। एरे स्कैटर्ड नहीं होते। यदि एरे का कुछ पोर्शन मेमोरी में कहीं और पड़ा हुआ, उसी एरे का कुछ और पोर्शन मेमोरी के अंदर कहीं और पड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता। कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस के पर हमारे पास एरे पड़े हुए होते हैं। और एरे अब आपने यहाँ पे अगर डिक्लेयर करना है, अच्छा मुझे एक बात और भी थोड़ा सा डिफरेंस बताओ। डाटा स्ट्रक्चर्स भी आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है ना। एरे मेमोरी एफिशिएंट होते हैं या टाइम एफिशिएंट होते हैं? एरेज मेमोरी एफिशिएंट हैं या टाइम एफिशिएंट? टाइम एफिशिएंट। अच्छा चलो पहले इनको डिस्टिंग्विश तो करो, टाइम एफिशिएंट से क्या मुराद होती है? और और मेमोरी एफिशिएंट कैसे होंगे? अरेंजमेंट का क्या मतलब है? हाँ ये गर्ल्स में से कोई बोल रहा था लास्ट में से, किसने कहा था कि ये मेमोरी एफिशिएंट होते हैं या टाइम एफिशिएंट का कहा था? क्या कहा था? बोले बोले बताएं जल्दी से। एरेज जो है वो टाइम एफिशिएंट, मेमोरी एफिशिएंट नहीं होते। जबकि जो इसका अपोजिट एक और डाटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, वो जो है वो आपके पास मेमोरी एफिशिएंट है, वो टाइम एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो एरेज जो है वो हमारे पास टाइम एफिशिएंट है क्योंकि इनको एक्सेस करने में कंपाइलर को या सीपीयू को ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। उसे पता है कि सारी लोकेशन उसके साथ साथ पड़ी हुई हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में एक नोड कहीं और होगा, दूसरा नोड कहीं और होगा। तो खैर एरे को अगर आपने डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे आप कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे? आप सपोज एक इंटीजर एरे चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया जी इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लगाएंगे। इसका जूम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दूँ। int square brackets then name of array equals to new int, और यहाँ पे आप उसका साइज दे देंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं उसका साइज दे रहा हूँ 5। अब ये 5 साइज का एक एरे जो है वो डिक्लेयर हो गया और इंडेक्स उसी तरह से 0 बेस्ड होंगे, यानी कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होकर अप टू 4 तक जाएंगे।
एरेज को जब आप डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके बाउंड्स का, ठीक है, बाउंड्स, लोअर बाउंड्स एंड अपर बाउंड्स। लोअर बाउंड क्या होता है एरे का और अपर बाउंड क्या होता है? पहली वैल्यू लोअर बाउंड, अच्छा, और बाउंड चेकिंग किसे कहते हैं? सपोज एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज करेंगे जी ये स्टेटमेंट मैं C++ के अंदर लिख रहा हूँ। हाँ, एरे है कि नहीं? अच्छा, चलो ये मैं एक C++ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज मैंने एक ARR मैंने एक एरे डिक्लेयर किया ऑफ साइज 5, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको ऐसे सी आउट कराऊँ, या सपोज मैं इसको अगर मैं इसको सी आउट करा रहा हूँ, मैं कहता हूँ एरे के जो -2 इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, या अगर मैं कहूँ कि जी एरे के 6 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो क्या ये स्टेटमेंट्स C++ के कॉन्टेक्स्ट में ठीक स्टेटमेंट्स हैं या गलत है? गलत है, क्यों? अच्छा, अभी क्या होगा वहाँ पे? कोई एरर आ जाएगा। कोई रन टाइम एरर है, कोई कंपाइल टाइम एरर है, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, क्या होगा ये? C++ तो पढ़ी हुई है ना सबने, डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने। बेसिकली देखो, दरअसल अगर आप इन दो स्टेटमेंट्स की बात करें तो C++ के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई एरर नहीं होगा, ये सिंटैक्स एरर नहीं होगा, लॉजिकल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एरेज जो हैं वो मेमोरी में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डिक्लेयर होते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं -2 उसका इंडेक्स दे रहे हैं, ऑल्दो -2 इज़ नॉट अ वैलिड इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अब पहली जो उसकी लोकेशन है वो 0 इंडेक्स से स्पेसिफाई हो रही है, जो -2 है उसका मतलब ये है कि वो उससे मज़ीद पीछे चला जाएगा एरे के स्टार्ट से पहले, क्योंकि मेमोरी तो हमारी कंटिन्यूस चलती जा रही है ना। अब एरे से पहले भी मेमोरी है, एरे के बाद भी मेमोरी है। अगर आपने इंडेक्स दे दिया माइनस में, तो वो उस एरे से पहले की किसी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, और अगर आपने इंडेक्स दे दिया जो उसका लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है उससे ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 6, हालांकि 6 इसका कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है, इसके वैलिड इंडेक्स तो 4 तक थे। अगर आपने 6 दे दिया तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे हमारा एरे ख़त्म होगा उससे आगे की किसी लोकेशन के ऊपर वो वैल्यू डाल देगा, या वहाँ पर से वैल्यू को उठा के प्रिंट करा देगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सिंटैक्स वाइज ठीक है। C++ के अंदर बाउंड चेकिंग नहीं होती C++ के अंदर, यानी कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड। लोअर बाउंड क्या है? 0 इंडेक्स। अगर आपने 0 से कम इंडेक्स दे दिया, उसने आपको कोई एरर नहीं देना, उसने कोई आपको अलार्म नहीं करना कि भाई आप गलत इंडेक्स दे रहे हो। या अगर आपने उसके मैक्सिमम इंडेक्स से ज़्यादा बड़ा यानी इंडेक्स दे दिया, तो उसने उस पर भी आपको कोई वार्निंग नहीं देनी कि भाई आप इंडेक्स गलत दे रहे हैं, उसने उन दोनों स्टेटमेंट्स को सही एग्जीक्यूट करवा देना। बाउंड चेकिंग वहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर है, ठीक है। जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो आपको बाउंड चेकिंग अवेलेबल है, उनके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप 0 से कम इंडेक्स और जो उसका लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है उससे बड़ी वैल्यू जो है वो आप नहीं दे सकते। एक एरे हमने डिक्लेयर करवाया। अब इनिशियलाइज अगर आपने इसको कराना है, या सॉरी अगर आपने इसको वैल्यू असाइन करानी है तो आप कैसे कराएंगे जी? ARR एरे लिखेंगे, उसका इंडेक्स बता देंगे और आगे कोई भी वैल्यू लिख देंगे, वो उस इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। आगे आप सीक्वेंस के अंदर जो है वो आप चलते जाएं, ठीक है। या आप लूप के साथ ये काम कर सकते हैं, आप एक लूप लगाएं और लूप के साथ आप ये काम कर लें। एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास ये जो एरे है, आप जो भी अपना एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे बनाते हैं इसमें अपनी C# में, ये एरे हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास एरे है, उससे इनहेरिटेड होता है।
एरे की यहाँ पर एक बिल्ट इन क्लास है और उससे इनहेरिटेड होगा। ये बोर्ड मार्क कर देना मुझे कि देखो जैसे सपोज ये एक हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है, उसका नाम है एरे, और इससे इनहेरिटेड होगा जो भी आप एरे बनाएंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ARR बनाया, तमाम एरेस एरे की क्लास से इनहेरिटेड होंगे। और यहाँ पे एक और भी क्लास यूज़ होती है, बेस क्लास होती है हमारी। तमाम क्लासेस की जो सबसे पेरेंट आप कह लो या रूट क्लास कह लो, वो एक होती है। वो कौन सी होती है? उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? वो क्लास जो है उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, UML क्लास डायग्राम से ये एरो है। ठीक, तो ये आपके तमाम एरेस जो हैं वो एक एरे की बिल्ट इन क्लास से इनहेरिटेड होते हैं। मैं एक लूप लगाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कन्वीनियंट यही है कि आप एक लूप के साथ आप उसको एरे को एक्सेस करें। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन, कहाँ तक लूप चलाएं? कहाँ तक लूप चलेगी? 4 तक चलेगी। चलो मैं लेस दैन 5 करा देता हूँ, या लेस दैन और इक्वल्स टू अगर लगाना तो फिर 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है उसका 4 तक होगा। और अब मैं अगर वैल्यू इनपुट कराना चाह रहा हूँ मैं कंसोल के ऊपर जाके एक मैसेज देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर अ नंबर, और उसको फिर हम सी इन करा लेते हैं। सॉरी, रीड लाइन उसको मेथड हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एरे का नेम है ARRY ऑफ i इक्वल्स टू ठीक है जी। इससे लूप चलेगी और हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एरे के अंदर इनपुट हो जाएंगी। प्रिंट वगैरह करवाना है, कोई भी काम करना है, मैं इसी लूप को मैं कॉपी कर रहा हूँ। सपोज मैं उसको एज इट इज़ वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, वैल्यूज़ आर एज फॉलोज। लूप हमारी वैसे ही रहेगी और बस अब आप चेंज कर देंगे यहाँ पर, इसको इनपुट को हम ख़त्म कर देते हैं। इनपुट अब हमने नहीं करनी है जी। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू एट, मैं चाहता हूँ इंडेक्स भी प्रिंट हो जाए और साथ जो है उस इंडेक्स से पड़ी वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। वैल्यू एट इज़, पहले हम आई को प्रिंट कराते हैं, फिर कॉमा एरे ऑफ आई। ठीक, ये वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और उसके बाद लास्ट के अंदर हम उसे रोकने के लिए जी पैरेंथेसिस अमेंड कर देते हैं। पैरेंथेसिस यहाँ पे मिस हो गई है जी, इसको लगा दें। ठीक है जी, इसको रन करें। एंटर नंबर, तो वैल्यू एट 0 जो है वो 2 है, फिर वैल्यू एट 1 3 है, फिर तो सारी वैल्यूज जो है वो आपको एज इट इज उठा के उसमें डिस्प्ले कराते हैं। सपोज करें अगर मैं इस एरे का साइज़ चेंज कर दूँ, इसका साइज़ बढ़ा के मैं, या सपोज मैंने चलो 7 कर दिया साइज़। अब मुझे क्या करना होगा अपने प्रोग्राम में? लूप में चेंजिंग कर दें। हाँ, कंडीशन उसकी हम चेंज कर देते हैं अब कि जी पहले 5 तक चल रही थी लूप, अब 7 तक चले। नहीं क्यों 8 तक क्यों? 7 है ना, तो लास्ट इंडेक्स का कहाँ बनेगा? 6, तो इसलिए लेसन 7 ही आप करेंगे। ठीक है, अभी हो जाएगा। चलो अगर मैं इसका साइज़ फिर चेंज कर दूँ, फिर मुझे इन दोनों लूप्स को अपडेट करना होगा। ठीक है ना। और इसका एक देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सपोज़ अगर आपने किसी लूप के अंदर इस एरे को यूज़ किया हुआ है अगर, और अगर आपने उस लूप की कंडीशन को अगर आपने
चेंज ना किया, मॉडिफाई ना किया अकॉर्डिंग टू द न्यू साइज ऑफ द एरे, फिर हो सकता है आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एरर आ सकता है, कोई सिंटैक्स एरर भी हो सकता है या कोई लॉजिकल एरर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एरे का साइज़ बढ़ाया है, लूप कम चल रही है, तो ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि उसके एरे की सारी वैल्यूज एक्सेस नहीं हो सकेंगी, थोड़ी सी होंगी, लेकिन कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। लेकिन अगर आपने एरे का साइज़ कम कर दिया और लूप ज़्यादा चल रही है, फिर वो आपको एक सिंटैक्स एरर देगा, उसका एक्सेप्शन जो है रन टाइम पर, एक रन टाइम एरर जो है वो आ जाएगी। ठीक, अब इसका आसान सोल्यूशन ये है, सिंपल सा सोल्यूशन वो ये कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तमाम एरेस जो आप डिक्लेयर करते हैं वो एरे की क्लास से, एक एरे बिल्ट इन क्लास है, उससे इनहेरिटेड होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को हार्ड कोड ना करें कि भाई वो लेसन 7 तक लूप चलाओ या लेसन 5 तक लूप चलाओ, बल्कि यहाँ पर आप उसको चलाएं एरे डॉट लेंथ, उसकी एक प्रॉपर्टी है एरे डॉट लेंथ, लेसन एरे डॉट लेंथ। ये एरे की लेंथ है, जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो ये एक एरे की लेंथ है। इसका मतलब ये होगा कि ये लूप चलेगी लेसन 7 तक। लेसन 7 का मतलब ये है कि वो 6 तक जाएगी लूप। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे जो सेकंड लूप जो है इसको भी अब आप चेंज कर लें और इसको भी अब आप बजाय इसके कि हार्ड कोड करें, आप यहाँ पे लिख दें लेसन नेम ऑफ एरे एंड डॉट लेंथ, उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब ये हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो गया। अब अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा जो मर्जी आप करते रहो, अब ये दोनों लूप्स आपकी अनचेंज्ड रहेंगी। अब आपको इन दोनों लूप्स के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमारा कोड हो गया, इस तरह से काम करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसका साइज़ सही कर दिया, मैं लूप चला रहा हूँ जी, एप्लीकेशन मैंने रन की, 3 वैल्यूज़ के लिए हमारा प्रोग्राम चल गया, या बढ़ा के मैं इसका साइज़ मैं वैल्यूज़ को 6 कर देता हूँ। अब अगर हम चलाएँगे तो देखें लूप में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, ना आपको चेंज की ज़रूरत है, तो अब 6 वैल्यूज़ तक जो है हमारे। ठीक है, तो एरे हमारे पास जो भी आप एरे डिक्लेयर करेंगे वो एक बिल्ट इन क्लास एरे से इनहेरिटेड होंगे, और यही वजह है कि अब आपको इस एरे के साथ एक लेंथ की प्रॉपर्टी मिल रही है। डॉट लेंथ जो है उसकी प्रॉपर्टी है, कोई मेथड वगैरह नहीं है। मेथड जो होता है, मेथड के साथ पैरेंथेसिस आती है, ये एक प्रॉपर्टी है, आपने जस्ट इसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दें। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब हम यही काम करते हैं जैसे कि हमने सेकंड लूप लगाई थी एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। मैं एक फॉर ईच लूप के साथ में ये काम करता हूँ। फॉर ईच लूप, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये फॉर ईच लूप जो है वो एक नई लूप है, जबकि बाकी तीनों जो है वो C++ के अंदर भी आप लोगों ने यूज़ की होंगी। तो ये फॉर ईच लूप जो है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। फॉर ईच, यहाँ पर आप एक डाटा टाइप ले सकते हैं इंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ n, इन, आगे इन का एक कीवर्ड आता है, इन कौन से एरे में से, एरे का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यानी कि अब आप ये समझ लो कि लूप चलेगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ ARRY, यानी कि एरे, फॉर ईच वैल्यू इन एरे। अब इसमें आपको ये भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि लूप कहाँ से शुरू करो और कहाँ तक लेके जाओ। उसे पता है कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, उसकी कितना लेंथ है वो वहीं से ऑटोमेटिकली उसने उसको उठा लिया। तो अब ये लूप जो है ये आपकी और भी ज़्यादा, जिसको आप कह लो कि ज़्यादा कन्वीनियंट लूप हो जाएगी, ज़्यादा कन्वीनियंट, ईजी टू यूज़। इसमें आपको साइज़ वगैरह भी मेंशन नहीं करना, लेकिन ये लूप सिर्फ एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए होगी, इनपुट कराने के लिए नहीं होगी। ठीक है, एरे के अंदर अगर वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर्ड हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए ये लूप होगी। अब आपने इसको डिस्प्ले कराना है जी, कैसे डिस्प्ले कराते हैं? वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं n को प्रिंट कराता हूँ। अब ज़रा इस लूप की वर्किंग को समझो। पहली दफ़ा जब ये लूप चलेगी इस एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू n में आ जाएगी, और वो n हमारा यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर आके प्रिंट हो जाएगा। अगली आइट्रेशन में एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू n में आ जाएगी, और उसके बाद फिर दोबारा n प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी दफ़ा लूप चलेगी, एरे के 2 इंडेक्स की वैल्यू n में आ जाएगी, यानी कि 1 बाय 1 हर आइट्रेशन में एरे की एक वैल्यू उठाकर n में लेकर आएगा, और फिर आगे आप उस n के ऊपर आप जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें वो आप उस n के ऊपर कर सकते हैं। आप उसको किसी कैलकुलेशन में यूज़ करना चाह रहे हो, आप जस्ट उसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, या जो भी।
तो यहाँ पर जब आप फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे तो जो आपने वेरिएबल मेंशन किया है फॉर ईच लूप के हेडर में, उसके अंदर 1 बाय 1 एक एक वैल्यू करके जो है वो आती रहेगी। ठीक हो गया? चलो अब इसी को अगर हम डिस्प्ले कराते हैं, ऊपर हमने इंडेक्स भी साथ दिए थे, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे जस्ट सिंपल जो है वो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब तो ये जो पहले आउटपुट जो आपको मिल रही है ये आपको सिंपल फॉर लूप के साथ आउटपुट मिल रही है, और जो नीचे वाली जो आउटपुट मिल रही है ये आपको फॉर ईच लूप के साथ आउटपुट मिल रही है। ठीक, जिस तरह से यहाँ पे हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, डाटा टाइप जैसे आप इंट और या डबल या स्ट्रिंग वगैरह आप यूज़ कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि यूज़र को से अगर हमने कोई वैल्यू वगैरह लेनी है या जिस तरह की वैल्यू आने वाली है वो किस टाइप की वैल्यू है। कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, कोई स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, कोई डबल में वैल्यू आएगी, किस टाइप की वैल्यू आएगी, बातों का तो हमें कंफर्म नहीं होता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पर डाटा टाइप क्या मेंशन करेंगे। जैसे सपोज मैं यूज़र से एक मैं वैल्यू इनपुट कराना चाह रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि यूज़र एक इंटीजर वैल्यू एंटर करता है या यूज़र कोई डबल वैल्यू एंटर करता है या यूज़र कोई स्ट्रिंग में एंटर करता है। अब मैं डाटा टाइप क्या यूज़ करूँ वेरिएबल के लिए? हाँ, वार चार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली एक वेरिएंट डाटा टाइप यूज़ होती है, वार का कीवर्ड है वार। जैसे यहाँ पे मैंने इंट लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो भी सारी की सारी इंटीजर ही होंगी। आप एक इस इंट की जगह पर एक कीवर्ड जो है वो वार का आप यूज़ कर सकते हैं, वार। अब ये एरे जिस टाइप का होगा उसकी वैल्यू जो भी होगी वो इस एन की डाटा टाइप वही कर देगा। अगर इस एरे से कोई इंटीजर वैल्यू एक्सेस हो रही होगी तो इस एन की डाटा टाइप इंट हो जाएगी। अगर इस एरे से कोई स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेस हो रही होगी तो इस एन की वैल्यू स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स या अकॉर्डिंग टू द अपकमिंग वैल्यू वो उसकी डाटा टाइप को जो है वो चेंज कर रहा है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मैं स्ट्रिंग एरे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, उसका नाम मैं रख रहा हूँ नेम्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। सपोज इसका साइज मैं रख रहा हूँ 3 और इसके मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मैं वैल्यूज में डाल रहा हूँ उसके ऊपर ABC BBB चलें, ये इस एरे के अंदर ये वैल्यूज़ हैं। मैं सिर्फ चेंज ये कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस एरे को चलाऊँ तो ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आपके चलेगा और इस इंटीजर एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं यहाँ पर एरे का नाम चेंज कर दूँ तो अब यही सेम लूप जो है इस स्ट्रिंग एरे की वैल्यूज़ को या उसके कंटेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करा देगी। ये लास्ट में अगर आप देखें, अब क्योंकि जब आपने फॉर ईच लूप के अंदर एक नेम्स एरे को यूज़ किया जिसकी डाटा टाइप एक स्ट्रिंग थी, दैट्स वाई उसके अंदर वैल्यूज होंगी वो भी स्ट्रिंग ही होंगी। जब पहली वैल्यू स्ट्रिंग उसे मिलेगी और वो उसको एन में स्टोर कराएगा तो क्या आएगा, ये बैन की डाटा टाइप भी स्ट्रिंग ही कर दो, क्योंकि अब जो वैल्यू आ रही है वो भी स्ट्रिंग में आ रही है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर एरे होता तो वो उस इंटीजर एरे की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस एन की डाटा टाइप कर देता। अब यही लूप है हमारी, इसके अंदर विदाउट एनी चेंज जो है अब ये एक इंटीजर एरे को प्रिंट करा देगी। ये देखें नीचे लास्ट में। तो अगर आप डाटा टाइप वहाँ पर वेरिएंट अगर आप रख लें तो उसमें आप जिस टाइप का डाटा आ रहा होगा उस वेरिएबल की डाटा टाइप वही हो जाएगी। ठीक हो गया? तो आप ये वार को जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं जी। देखो इसमें हम यहाँ पर एक मैंने ARR एरे यूज़ किया ना, यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या है, ये मैंने एक इंटीजर एरे लिया था ऊपर। ठीक है, ये देख लो, ये एक इंटीजर एरे है। और एक और एरे मैंने अभी जो लिया है वो नेम्स एरे मैंने लिया है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। जब मैंने लूप के अंदर इस एरे को यूज़ किया जिसकी टाइप इंटीजर थी, तो जब इसने इसकी पहली वैल्यू को एक्सेस किया जो 0 इंडेक्स पे पड़ी थी, उसने कहा कि इसको मैंने एन में स्टोर कराना है।
अब उसने कहा एन की डाटा टाइप क्या है, एन को हमने रखा वेरिएंट वार। इससे ये होगा कि जब इसके अंदर वो उसके जीरो इंडेक्स की वैल्यू उठा के लेकर आएगा, अब जीरो इंडेक्स का एक इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी, वो कहेगा कि एन को इंटीजर बना दो। जब तक इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही ना, उस वक्त तक इसकी डाटा टाइप नहीं डिसाइड हो रही, डिफाइन नहीं हो रही। जैसे उसके अंदर वैल्यू आने लगी, उसकी डाटा टाइप कर देगा इंटीजर। अगली दफ़ा जब मैंने यहाँ पर एरे चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने नेम्स का एरे मैंने यूज़ किया, अब इसके अंदर जो वैल्यू एक्सेस होकर आ रही है जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई, वो ABC है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। वो कहेगा कि जी अब इस एन को स्ट्रिंग बना दो, क्योंकि अब जो वैल्यू एक्सेस होकर आ रही है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है जी, तो ये एक वेरिएंट डाटा टाइप का जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एरेस पे आप क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हो। एरे की कुछ प्रैक्टिस करके आनी है आप लोगों ने। यहाँ पर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरेज भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह बता रहा हूँ, ये काम आप सब लोग करके आना। जिनके इंस्टॉलेशन वगैरह के इशूज़ हैं भाई, वो लाजमी तौर पर उसको सॉल्व करवा लें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप अभी काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होता जाएगा। ठीक है, चलो ये सिंपल से 6 प्रोग्राम्स। हिस्टोग्राम क्या है, चलो मैं आपको हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है, या सपोज करते हैं अगर हमारे पास एरे में अगर ये वैल्यूज़ हों, सपोज एरे के अंदर पहली वैल्यू 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 1 है, सपोज ये 5 वैल्यूज़। तो हिस्टोग्राम इसका कैसे बनेगा, पहले इंडेक्स आएगा, फिर उस इंडेक्स से पड़ी हुई वैल्यू आएगी, फिर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उतने नंबर ऑफ स्टार्स आ जाएंगे, 1 5 एंड देन 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5। ये हिस्टोग्राम है। 2 इंडेक्स पे भी 2 ही पड़ा हुआ है, और स्टार्स नंबर ऑफ स्टार्स 2 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। ये जी ये हिस्टोग्राम है, इसी को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे आपने इसको बनाना, खुद से ट्राई करना है भाई। मे बी के आपको इसका कुछ सोल्यूशन कहीं से अगर आप कुछ एफर्ट करें तो हो सकता है आपको बना बनाया मिल जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुद एफर्ट करें, खुद ट्राई करें, ताकि आपकी कोई लॉजिक वगैरह जो है वो इम्प्रूव हो। और वैसे भी ये काम आप लोगों ने पहले किए हुए होंगे। ठीक है, चलो इसको स्टॉप करो।
बैलेंस शीट में